friends, welcome back. Today we are going to start new chapter. Chapter 7 Understanding Marginalization. मीन्स जो मार्जिनलाइजेशन क्या होता है और ये हमारी सोसाइटी को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, वही सब इसके अंदर हम करने वाले हैं बेटा. सो देखते हैं क्या होता है मार्जिनलाइजेशन. ओके, तो इसमें सबसे पहले व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज. मतलब इस चीज़ का मीनिंग ही क्या है कि सोशली मार्जिनलाइज मतलब मार्जिन. मार्जिन मतलब किनारे. मतलब जो मैंने अभी सर्कल बनाया तो इसके जो ये किनारे हैं ना, इनको बोला जाता है मार्जिन. और सोशली मतलब सामाजिक रूप से, मतलब सोसाइटी के कुछ ऐसे ग्रुप या कुछ ऐसे लोग जो क्या है सोसाइटी के अंदर सब उनके साथ इक्वल व्यवहार ना करके, इक्वल ये बोल सकते बिहेव ना करके उनके साथ क्या कर दिया, उनको साइड में कर दिया, किनारों में कर दिया है. और सेंटर पॉइंट में क्या है, मेन जो ब्राह्मण्स वगैरह वो रह गए और साइड में कर दिया जो छोटी कास्ट या फिर जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे उनको लोगों को. अब देखते हैं. टू बी मार्जिनलाइज टू इज टू बी फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंक्स. मतलब मार्जिनलाइज का मीनिंग क्या है कि इस बात के लिए फोर्स करने के लिए किए जाना कि वो क्या है सोसाइटी में एक साथ ना रहकर अपने आप को साइड में कर लें. एंड दस नॉट टू बी सेंटर ऑफ द थिंग्स. और वो जो थिंग्स जो सेंटर में ना रहें और वो क्या हो जाए, एक साइड में हो जाए. दिस इज समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबली एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम और प्लेग्राउंड. इसमें आप में से मतलब कहने का एग्जाम्पल ये है कि आपको क्लासरूम या प्लेग्राउंड में ये चीज़ देखने को मिलेगी. जैसे कि आप ग्राउंड में जाते हो तो ग्राउंड में जाते जो बच्चे गेम में अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं. लेकिन जो बच्चे गेम में ज़्यादा अच्छे नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो साइड में बैठ जाते हैं, अपने आप को साइड में करते हैं, मार्जिन पे ले आते. क्यों? क्योंकि वो गेम में तो अच्छे हैं ही नहीं. ठीक है, तो उनको क्या है, सब क्या करते हैं जो गेम सेंटर में खेल रहे होते हैं ना उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं को इम्पोर्टेंस मिलती है, शाबाशी भी उनको देते हैं. और जो नहीं खेलते वो क्या है, वो साइड में होती हैं. तो यही एग्जाम्पल दिया गया. इफ़ यू आर नॉट मोस्ट ऑफ द पीपल इन क्लास दस यू आर टेस्ट इन और म्यूजिक और फिल्म इन डिफरेंट. मतलब हो सकता है कि कुछ बच्चे क्या हैं क्लासरूम में म्यूजिक में अच्छे हों, कुछ फिल्म्स वगैरह में अच्छे हों, कुछ एक्टिंग वगैरह में अच्छे हों. इफ़ यू एसेंट मार्क्स यू आउट फ्रॉम अदर्स. मतलब आपको क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए. इफ़ यू आर लेस चीटी देन अदर इन क्लासरूम. अगर क्या है आप दूसरों से कम चीटिंग करती है. इफ़ यू डोंट प्ले सेम स्पोर्ट. अगर आप जो गेम खिलाया जा रहा है वो नहीं खेल रहे तो आप साइड में कर दिए जाते हो. इस टाइप की थिंग्स आपको क्लास में भी देखने को मिली होंगी. अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें जो जब ये क्या है, जब किसी पर्सन को साइड में कर दिया जाता है तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती. और इसकी वजह से ना ही ये राइट होती है और ना ही क्या होती है, एक्सेप्टेबल होती हैं. इन द क्लासरूम. क्लासरूम के अंदर सोशल एनवायरनमेंट में ग्रुप्स ऑफ पीपल और कम्युनिटीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस की जाती है. मार्जिनलाइजेशन है ये क्या है, बिकॉज क्या क्यों होता है, मतलब मार्जिनलाइजेशन है ये किसका रीज़न क्या है. तो इसका रीज़न क्या है, जैसे कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे तो उनकी लैंग्वेज अलग होती है, अलग रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अलग ग्रुप ऑफ मेजोरिटी या कम्युनिटी से होते हैं. तो उनको क्या है, वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील कर देते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं और उसके साथ साथ उनका सोशल स्टेटस भी कम होता है. और वो क्या है, वो एज ए मतलब कुछ ह्यूमंस को ऐसे मार्जिनलाइज कर दिया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा मतलब ये बोल सकते पढ़े लिखे नहीं होते. उसके साथ साथ समटाइम मार्जिनलाइज ग्रुप होता है, ये क्या करता है, हॉस्टिलिटी और फियर भी पैदा करता है. दिस सेंस ऑफ डिफरेंट ऑफ एक्सक्लेवेशन कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू. और कई बार ये क्या है, ये किस वजह से होता है, जो मार्जिनलाइजेशन है उसका रीजन और क्या होता है कि उन ऐसे लोग जिनकी रिसोर्सेज तक ज़्यादा एक्सेस नहीं होती. रिसोर्सेज मतलब जो डेली नीड की चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन तक नहीं होती. और उसके साथ साथ क्या है, इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स. और वो क्या है, अपने राइट्स के बारे में, अपने हक के बारे में बोल नहीं पाते. दे एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ डिसएडवांटेज और पावरलेस. वो अपने आप को क्या है, वो पावरलेस और डिसएडवांटेजेस महसूस करते हैं इन कंपेरिजन ऑफ पावरफुल और डोमिनेंट सेक्शन. डोमिनेंट सेक्शन मतलब जो सबसे ज़्यादा सेक्शन है उस सोसाइटी के अंदर, उसके लिए. क्योंकि उनके पास क्या होती हैं, उनकी अपनी लैंड होती हैं, वेल्दी होते हैं मतलब अमीर होते हैं, बेटर एजुकेटेड होते हैं, पॉलिटिकल पावर होती है. तो जिनके पास ही क्या होती है, अपनी लैंड होती है, वेल्थ होती है, एजुकेशन होती है, पॉलिटिकल पावर होती है, तो ये अपने आप को क्या करते हैं, इनके कंपैरिजन में जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील करते हैं. मार्जिनलाइजेशन है इज ए सेल्डम एक्सपीरियंस ऑन वन स्पेयर. मतलब मार्जिनलाइज तो क्या है, कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है. इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इस टाइप को लोगों को
या किसी ग्रुप को मार्जिनलाइज फील करवाते हैं। इस चैप्टर में हम 2 कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखो ये इसमें पहले एक कार्टून के थ्रू समझाया गया, एक स्टोरी बताई गई है मार्जिनलाइज सेक्शन की, आदिवासीज की, आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो आदिवासीज फैमिली की एक फैमिली है जो अब दिल्ली में, मतलब पहले वो कभी आदिवासी हुआ करते थे, अब दिल्ली में रह रहे हैं। कौन? सोमा और हेलन। और वो दोनों क्या है, टीवी देख रहे हैं और उसमें रिपब्लिक डे की परेड देख रहे हैं। उसमें वो देखते हैं कि ये देखिए ट्राइबल ग्रुप है वो डांस कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि अपने ग्रैंडफादर के साथ देख रहे हैं, तो अपने ग्रैंडफादर को कहते हैं कि दादू वाई ऑलवेज आदिवासीज आर ओनली डांसिंग, आदिवासीज को हमेशा डांस करते हुए क्यों दिखाया जाता है। तो उसके बाद क्या है, यस डोंट दे एनीथिंग एल्स, वो और कुछ क्यों नहीं करते। दे लिव ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल्स डोंट नो दैट। मतलब ये क्या है, ये लोग जानते ही नहीं कि आदिवासी भी क्या है, रिच होते हैं, और वो उनके बारे में जानते ही नहीं। ठीक है, तो उसके दादू फिर अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब मैं यंग था, विलेज में रहता था, कहाँ पे, उड़ीसा में। तो वहाँ वो क्या था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। हर जगह क्या है, लैंड और फॉरेस्ट हुआ करते थे उनके पास में, और वो अपनी रिस्पेक्टेड लैंड्स के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, रिवर के पास में, मतलब अपनी एक रिस्पेक्टेड लाइफ जीते थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि सडनली उनको बोला जाता है कि जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे नहीं हैं। फॉरेस्ट को ऑफिशियल्स ने और कॉन्ट्रैक्टर ने काटना शुरू कर दिया, और उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट की तो उनको पीटा गया, और उसके बाद उनको क्या है, कोर्ट में ले जाया गया। वहाँ पर उनको कोर्ट में भी क्या है, कोर्ट में भी उनको हार ही मिली, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो केस लड़ सके। तो फिर उसके बाद ये बच्चा पूछता है कि फिर आपने सर्वाइव कैसे किया। तो उसमें से फिर उसके दादू बताते हैं कि हम में से ज़्यादातर ने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया, और फिर हम सीजनल वर्क के लिए नियर बाय टाउन्स में, मतलब डेली वेजेज के लिए या फिर एग्रीकल्चरल लेबर्स बन गए, और हम सीजनल वर्क करने लग गए। देन द कंपनी वॉल्स कम, उसके बाद क्या थे, कंपनी वाले आए और उन्होंने क्या किया, आयरन और लैंड, मतलब वहाँ पर जो उनकी लैंड थी वहाँ पर आयरन ओर की खुदाई शुरू कर दी, और वो चाहते थे कि हम वहाँ माइन करें उनको। उन्होंने हमें जॉब और मनी देने का प्रॉमिस भी किया, और उसके साथ साथ हमारी लैंड्स को बेच दिया। सम कुछ विलेजर थे वो उस चीज़ के लिए एक्साइटेड थे, कुछ थे उनका मानना था कि क्या है, हमारी लाइवलीहुड को डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमें कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ थे इसमें से क्या है, थंबप्रिंट लिए गए, और वो क्या थे, उनकी लैंड्स को नॉट रियलाइजिंग दैट देवर सेलिंग ऑफ, मतलब उनको पता ही नहीं था, उनके थंबप्रिंट ले लिए गए धोखे से, उनको पता ही नहीं था कि उनकी लैंड को बेचा जा रहा है। उनमें से कुछ को ही जॉब दी गई, और मोस्ट ऑफ की जो लैंड थी वो उन्होंने बेच दी। उसके बाद ये आगे बता रहे हैं बेटा कि उसके बाद क्या किया गया, उनको पीटा गया, उनको धमकी दी गई कि वो क्या है, उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी ज़मीनें बेचें और उनको छोड़ दें। लेकिन वो वही था कि उन्होंने क्या है, उन्होंने कुछ अथॉरिटी ने उनको सपोर्ट किया, बट उनकी सारी की सारी लाइफ ओवरनाइट, मतलब यही कि रात में पूरी की पूरी वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि फिर लैंड का क्या हुआ, मतलब जो जिन अथॉरिटीज़ ने इनको सपोर्ट किया था ना, उन्होंने इनको थोड़ी थोड़ी लैंड दिलवाई, सिर्फ क्या 30 एकड़ लैंड थी, वो कॉन्ट्रैक्टर से इन्हें दिलवाई गई, और उसमें से क्या है, उसमें से उन्होंने जो उनके फ्रेंड वगैरह जो उनके साथ वर्क करते थे उनको दोबारा नहीं देखा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस 30 एकड़ लैंड को बेच दिया, और उस मनी से वो क्या कहे, सिटी में आ गए। वहाँ आकर उन्होंने क्या है, अपनी उनके पास कोई लाइवलीहुड नहीं थी, और वो सारे क्या है, एक छोटे से रेंट के रूम में रहते थे, और उसके साथ साथ क्या है, और उन्होंने क्या कर दिया, केयर फ्री लिव्स, ओपन स्पेस में रहने की उसको बड़ा मिस करते थे, क्योंकि पहले वो क्या थे, बड़ी बड़ी लैंड के ऊपर खुले में फॉरेस्ट के अंदर रहा करते थे, फ्रीडम से रहा करते थे। अब वो क्या है, अब वो शहर के अंदर एक छोटे से रेंट के रूम में आ चुके हैं। आफ्टर फ्यू ईयर्स फादर गोट जॉब, उसके बाद जो इनका फादर है, इन बच्चों का फादर, मतलब जो ये पर्सन है, इनके बेटे वो जॉब मिली, और वो फिर वो सारे के सारे दिल्ली मूव कर गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा, और उसके बाद क्या थे, उन्होंने फिर उसके बाद वो गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर, और उसके बाद ये बच्चे स्कूल जाने लग गए। तो आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाने से, वी मिस्ड सो मच आवर स्टडीज एंड आवर चिल्ड्रन, मतलब यहाँ कर इन्होंने स्टडी भी नहीं की, और इनका मानना है कि जो इनके फादर को बोल रहे बेटा, इनके फादर का कहना है कि मैं यहाँ आकर स्कूल में भी नहीं जाना पसंद नहीं करता था, और मैं अपने फ्रेंड्स को और अपनी जो पहले स्टडी करते थे उसको बड़ा मिस करता था, उसमें बहुत सारा फन हुआ करता था। वी स्पोक संथाली, संथाली मतलब उनकी, जैसे हम हरियाणवी बोलते हैं वैसे ही वहाँ की रीजनल लैंग्वेज संथाली हम घर पर बोलते थे, और उसके साथ साथ हिंदी हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे।
बट नाउ हम जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो क्या हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो ये कहता है कि आई विश आई कुड हैव टू शो माई फ्रेंड्स माई विलेज बिफोर। मतलब ये चाहता है कि जो इसके फ्रेंड्स को इंग्लिश बोलकर दिखाते हैं, तो ये चाहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा सकूँ कि हमारा जो पहले विलेज हुआ करता था वो कितना अच्छा हुआ करता था। यू कैन स्टिल टेल दैम अबाउट आवर, उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अब भी आप तुम बता सकते हो और उनको हमारे जो विलेज है उसके बारे में बहुत सा कुछ बता सकते। वन डे आई विल मेक ए मूवी ऑन द स्टोरी। उसके बाद ये गर्ल्स कहती है कि मैं इसी जो हमारी स्टोरी है उसके ऊपर, आदिवासी की स्टोरी के ऊपर एक मूवी बनाऊंगी और सबको हमारी कंडीशंस के बारे में बताऊंगी। स्टोरी से यही बताया गया है बेटा कि जो उसके दादू थे वो किस तरह से अपनी जॉब छोड़ने के लिए फोर्स किए गए। मतलब जो दादू थे वो किस तरह से उड़ीसा के अंदर उनकी जो फॉरेस्ट लैंड थी उसको छोड़ने के लिए, और उसके साथ साथ दादू के साथ साथ जो उनकी ये स्टोरी बताई ना, वो उनकी नहीं थी सिर्फ और सिर्फ, ये मिलियंस ऑफ आदिवासी थे उनकी स्टोरी है। और अब उसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है। हु आर आदिवासी। फर्स्ट टर्म तो हमें यही समझनी जरूरी कि आदिवासी कौन है या कौन होते हैं। तो अगर हम आदिवासी की बात करें ना बेटा, आदिवासी द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट। मतलब आदिवासी का मीनिंग क्या होता है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट मतलब पूर्वज, और कम्युनिटीज हो लिव, जो कम्युनिटीज पहले रहती थी, एंड ऑफन लिव इन क्लोज ऑफ एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, और जो किसते हैं जो हमेशा से रहती हुई आई हैं और जो फॉरेस्ट वगैरह में रहती थी। अराउंड 8% ऑफ जो इंडिया की 8% पॉपुलेशन है वो क्या है, आदिवासी हैं। और इसमें से मोस्ट ऑफ क्या है, माइनिंग करते हैं। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेंटर हैं वहाँ पर आदिवासी के एरियाज में लोकेट हो गए हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये सारे के सारे। आदिवासी आर नॉट होमोजीनियस पॉपुलेशन। आदिवासी एक जैसी पॉपुलेशन नहीं है, मतलब उनके रंग रूप फिजिकल फीचर्स वो सारे सबके एक जैसे नहीं हैं। मतलब उनकी जो ये बोले कि उनका रंग रूप या उनका वो अलग अलग टाइप के हैं। होमोजीनियस मतलब एक जैसे नहीं हैं। और उसके साथ साथ ये क्या है, अगर इंडिया के अंदर बात करें तो 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप रहते हैं इंडिया के अंदर। आदिवासी चार पटे अलग अलग स्टेट से होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सारे स्टेट। और उसके साथ साथ स्टेट लाइक ओडिशा, जो स्टेट है ना ओडिशा, वो तो क्या है 60 से ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। आदिवासी सोसाइटी होती हैं, ये क्या होती हैं, डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये क्या होती हैं जो हमारे सोशल सेक्शन है उससे थोड़ी सी अलग होती हैं। मतलब इनका रहन सहन, काम करने का ढंग ये अलग ही होता है, ये अपने टाइप की लाइफ स्पेंड करते हैं। दिस मेक देम रेडिकली डिफरेंट। इसी चीज़ की वजह से हमसे या दूसरी कम्युनिटीज से अलग हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जाति वर्ण। और उसके साथ साथ ये बात करें तो ये जाति वर्ण कास्ट सिस्टम वगैरह हैं वो नहीं होते। और उसके साथ साथ और दोज दैट वर रूल्ड बाय किंग। और इनमें जो होता है ना, जो इनका हेड होता है वो क्या होता है, इनका ही राजा होता है जो इन्हीं की ट्राइबल कम्युनिटी से चुना हुआ होता है। आदिवासी प्रैक्टिस ए रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स इन डिफरेंट ऑफ इस्लाम। और जो आदिवासी है ना ये अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते हैं, इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी। दीज ऑफन इन्वॉल्व इन वर्शिप, ये अपने एंसेंटर जो पूर्वज हैं उनकी पूजा करते हैं। विलेज और नेचर की पूजा करते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, इनकी बात करें तो ये बहुत सारी जैसे लैंडस्केप, मतलब जैसे माउंटेन्स की पूजा करना, रिवर्स की, एनिमल्स की, तो उनकी पूजा करते हैं। और उसके साथ साथ ये विलेज स्पिरिट्स, मतलब इनका जो अपना विलेज के अंदर एक भगवान होता है उसकी पूजा करते हैं। और उसके साथ विलेज में भगवान कौन होगा, जो इनका मतलब बहुत सबसे प्राचीन जो पावरफुल पर्सन रहा होगा उसकी पूजा करते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, स्केर्ड ग्रोज विद इन द विलेज बाउंड्री वाइल द एंसेंटर वन आर यूजुअली। और उसके साथ साथ ये क्या है, अपने जो इनकी बाउंड्री जो इनको क्रॉस करना ही पसंद नहीं करते। एडिशनली आदिवासीज हैव ऑलवेज बिन इन्फ्लुएंस्ड। और उसके साथ साथ जो आदिवासीज है ना ये हमेशा से ही अलग अलग जो ग्रुप्स थे उनके चारों रिलीजन के, उनसे इन्फ्लुएंस हुए। जैसे आदिवासी सिखों से, बुद्धिस्ट से, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी, इनसे ये बोल सकते हैं कि इनसे इन्फ्लुएंस हुए। और कुछ लोग क्या है, कुछ ने तो अपना रिलीजन ही चेंज करके इन रिलीजन्स में कन्वर्ट हो गए। आदिवासी रिलीजन देमसेल्फ हैव ए इन्फ्लुएंस डोमिनेट रिलीजन और एम्पायर अराउंड देम। मतलब इनका अपना डोमिनेंट रिलीजन होता है और इनका अपना एम्पायर होता है जिस एरिया में ये रूल करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल जगन्नाथ कल्ट ऑफ ओडिशा एंड शक्ति ऑफ तांत्रिक ट्रेडिशन ऑफ बंगाल एंड आसाम, मतलब ये इनके नाम दिए गए, इनके ट्राइबल ग्रुप्स के नाम दिए गए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में बात करें तो बहुत सारे आदिवासी थे जिन्होंने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। मतलब ये पहले कौन सा कोई और रिलीजन फॉलो करते थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए वो उन्होंने यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से ये आदिवासी थे उनसे इन्फ्लुएंस हुए और अपने रिलीजन को चेंज कर क्रिश्चियन बन गए। विच हैज एमर्ज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी, जो क्या है बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन बनकर उभरा। आदिवासी हैव देयर, इनकी अपनी लैंग्वेज होती है और मोस्ट ऑफ देम है इनमें से क्या है विच हैव बीन ओपन इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन लैंग्वेज, और जिसी की वजह से जिनकी अपनी लैंग्वेज है जिसकी वजह से इनके क्या है ये इन्फ्लुएंस करते फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इन, मतलब जो मेन लैंग्वेज है ना, लाइक बंगाली, संथाली क्या है ये बेटा एक जो ये ट्राइबल ग्रुप है ना इनकी लैंग्वेज है, और संथाली बोलने वाले हैं ना सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर हैं। मतलब ये किसकी भाषा है? संथाली है बेटा, ये ट्राइबल ग्रुप की भाषा है और इसमें इसको सबसे ज़्यादा बोलते हैं। जो आज के टाइम में क्या है ये बात करें तो इस संथाली का यूज पब्लिकेशन में, मैगजीन्स में और इंटरनेट ई जीन्स में भी देखने को मिल जाता है। इस संथाली लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये आदिवासी ग्रुप दिखाए गए हैं, ठीक है। आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइप। उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं बेटा, आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। मतलब जो आदिवासीज हैं उनको लेकर स्टीरियोटाइप मतलब एक तरह से धारणा बना लेना, ठीक है। तो इन इंडिया यूजुअली शोकेस आदिवासीज कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर वेज, मतलब जो आदिवासीज कम्युनिटी हैं उनको एक पर्टिकुलर मतलब उनके लिए एक धारणा बना ली गई है कि इसी टाइप की ये होती हैं। हम अगर स्कूल के फंक्शंस में देखते हैं, दूसरे ऑफिशियल इवेंट्स में देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, तो ये क्या है इनके लिए हमने आदिवासीज आर इनवेरेबली पेट्रोइड ए वेरी स्टीरियोटाइप, मतलब इनको इनके लिए पहले एक धारणा बना ली गई है इन कलरफुल कस्टम, मतलब इनके लिए ये धारणा बना ली गई जो आदिवासी जन है ये किस में मिलेंगे, कलरफुल कस्टम्स में। इनके सिर पर एक हेड गियर होगा और उसके साथ साथ ये क्या है डांस वगैरह करते हुए मिलेंगे। मतलब जब भी हम आदिवासी के बारे में सोचते हैं जैसे पिक्चर में दिखाया गया तो हम इनकी इमेजिन भी ऐसे ही करते, चाहे हम बुक्स में देखें, मूवीज़ में देखें या फिर किसी भी इवेंट में देखें, तो यही वो सोचते हैं कि आदिवासी की बात हो रही तो आदिवासी तो कैसे मिलने वाले हैं, इस टाइप से इनके कपड़े भी अलग टाइप से मिलेंगे, धोती वगैरह पहने हुए मिलते हैं और उसके साथ साथ कपड़े वगैरह ज़्यादा पहने हुए नहीं मिलते, कलरफुल कपड़े होते हैं, सिर पे एक हेड गियर होता है, डार्क से कलर के होते हैं। इस टाइप की हमारी थिंकिंग होती है और हमेशा ये डांस वगैरह करते हुए ही रहते हैं। ये क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप बना ली गई। स्टीरियोटाइप मतलब एक पुरानी धारणा बना ली गई है इनके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिसाइड दिस वी सीम नो वेरी लिटिल अबाउट रियलिटीज ऑफ, अगर इनकी लिविंग रियलिटीज की बात करें तो हम बहुत कम जानते हैं। दिस ऑफन रॉन्गली लेड्स टू द पीपल बिहेविंग आर एक्जोटिक, मतलब इसलिए क्या होता है कि हमने ये धारणा बना ली है कि ये क्या होते हैं एक्जोटिक, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, प्रिमिटिव होते हैं, बैकवर्ड होते हैं और ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। ओपन आदिवासीज आर ब्लेम टू लैक ऑफ एडवांसमेंट, और उसके साथ साथ आदिवासीज को क्या है ये भी ब्लेम किया जाता है कि ये क्या है ये अपने आप को एडवांस करना ही चाहते हैं, मॉडर्न करना ही नहीं चाहते, अपने आप को पुराने तरीके से रखना चाहते हैं। एंड दे आर बिलीव टू बी रेसिस्टेंस टू चेंज न्यू आइडियाज, और ये भी माना जाता है कि जो ये आदिवासी हैं ये अपने आप को नया बदलना ही नहीं चाहते, अपने आप को ढालना ही नहीं चाहते, यही इनके बारे में धारणा बन गई है। मतलब एक पुरानी थिंकिंग आदिवासी और उनके बारे में पुरानी थिंकिंग, आदिवासी के बारे में सोचते तो हम क्या है, एक तो हमारी धारणा क्या बन गई, जब भी हमारे माइंड में आदिवासी के बारे में सोचा जाएगा तो ये बनेगा कि देख लो इस टाइप से इनके कलरफुल कपड़े मिलेंगे, सिर्फ हेड गियर मिलेगा और ये इस टाइप से मिलने वाले। दूसरा हम क्या सोचेंगे कि हमेशा क्या है डांस वगैरह करते हुए मिलते हैं, मतलब इनका और कोई काम ही नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में इनकी लाइफ ऐसी नहीं होती है। और उसके साथ साथ हमने ये भी सोच लिया है कि जो आदिवासी जन ना तो ये अपने आप को मॉडर्न करना चाहते हैं, ना ये नया सीखना चाहते हैं और ना ही अपने एरियाज में घुसने देना चाहते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, इसको देखते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी रीड, हम सब ने हिस्ट्री की बुक में देखा था कि
जो मतलब जितने भी हिस्ट्री बुक में देखा था कि फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर सेटल सिविलाइजेशन। मतलब फॉरेस्ट को बुरी तरह से काटा गया, तबाह किया गया, जब क्या है ऑल एम्पायर्स की सेटलमेंट और डेवलपमेंट हो रही थी। मेटल्स और आयरन एंड कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड्स, वैल्यूएबल टिम्बर, मोस्ट ऑफ मशीन्स, हर्ब्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, वैक्स, लैक, हनी एंड एनिमल्स दैमसेल्फ, एलिफेंट एंड दूसरे इंपीरियल आर्मीज, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास फॉरेस्ट से आती हैं। और जब क्या है इनको नए नए क्या बनाई जा रही थी, सिविलाइजेशन सेटल की जा रही थी, सारे एम्पायर सेटल किए जा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी देखने को मतलब तब फॉरेस्ट को बुरी तरह से काटा गया, लेकिन फॉरेस्ट से तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इन एडिक्शन ऑफ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट हैवली, अगर नॉर्मली हम बात करें तो हमारी लाइफ हैवली मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों है? क्योंकि एक तो वो क्या है, हमें ब्रीथिंग लाइक एयर है, ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, गैस। और उसके साथ साथ क्या है, वो हमारी लाइफ के लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स आयरन से लेकर और गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कॉपर, मेडिसिन्स, वैक्स, लैक, हनी, हर चीज़ तो प्रोवाइड करवा रहे हैं। दे हेल्प रिचार्ज मैनी इंडियन रिवर्स, और फॉरेस्ट की वजह से ये क्या है, ये बहुत सारे रिवर्स को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं, इनकी वजह से रेन आती है। एंड इज वे क्लियर नाउ, और अब ये क्लियर हो रहा है कि क्रूशियल द अवेलेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट भी जो हमारे इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं बेटा। तो फॉरेस्ट कवर्ड एज में फॉरेस्ट हमारी कंट्री का बहुत सारा पार्ट कवर किए गए हैं 19th सेंचुरी तक, और आदिवासी इसके अंदर रहते थे, और उनके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में उनको बहुत सारी नॉलेज हुआ करती थी, पहुंच हुआ करती थी, और उसके साथ साथ उनका कंट्रोल हुआ करता था इनके वास्ट टेक्ट्स के ऊपर, और उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों के ऊपर। कब तक? मिडल 19th सेंचुरी तक। लेकिन उसके बाद दिस मीन्ट दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट, और जो ये थे ना, जितने भी आदिवासी थे, ये किसी लार्ज स्टेट्स या एम्पायर के द्वारा रूल भी नहीं किए जाते थे, बल्कि एम्पायर थे वो इनके ऊपर डिपेंडेंट होते थे और आदिवासी से फॉरेस्ट प्रोडक्ट की मांग करते थे। दिस इज रेडिकली कंट्री आवर इमेज ऑफ आदिवासी टूडे। अगर हम आज के टाइम में आदिवासी की इमेज देखते हैं तो क्या है, मार्जिन है, अलग कर दिए गए हैं हमारी सोसाइटी से, और पावरलेस कम्युनिटी है। और उसके साथ साथ प्री कॉलोनियल वर्ल्ड की बात करें तो देवर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर एंड गैदरर, और ट्रेडिशनल जो पुराना टाइम था तब इनको क्या है, हंटर और गैदरर्स, मतलब जो घूम घूम कर अपना फूड इकट्ठा करते हैं एनिमल्स को मारकर, नोमैड्स जो एनिमल्स को चराने वाले वगैरह, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाले, और उसके साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह कल्टीवेशन के लिए घूमने वाले, इस टाइप से इनको माना जाता था। ऑल्दो दीज रिमेन्स फॉर द पास्ट, ये बातें क्या है, पास्ट 200 ईयर के आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंग फोर्स्ड थ्रू द इकोनॉमिक चेंज। जो आदिवासीज हैं वो भी क्या हैं, उनको इकोनॉमिक चेंजेस के साथ साथ उनको फोर्स किया गया आगे बढ़ने के लिए। फॉरेस्ट पॉलिसीज, पॉलिटिकल फॉरेस्ट अप्लाइड बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज, जो ये क्या हैं, आदिवासीज को इकोनॉमिक चेंज के बहाने, फॉरेस्ट पॉलिसीज के, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस के बहाने, इन सारी चीज़ों के बहाने इन आदिवासीज को बदलने की कोशिश की, और इनकी जो पुरानी लाइफ थी वो इनसे छीनने की कोशिश की गई। टू माइग्रेट टू लिव एज द वर्कर्स इन प्लांटेशन, और उसके साथ साथ इनको क्या है, इनको माइग्रेट करने के लिए बाध्य किया गया। कहाँ? प्लांटेशन फार्म में, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, इंडस्ट्रीज में, और डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में। फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल मच हैव डायरेक्ट एक्सेस टू फॉरेस्ट। और अब अगर आज की बात करें तो इनका क्या है, फॉरेस्ट टेरिटरीज तक ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहा है, इनको क्या कर दिया गया, इन फॉरेस्ट से ही दूर कर दिया गया है। ओके बेटा, आज हम इतना ही करने वाले हैं, आगे का कल वाले टॉपिक में देखते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।